They just look like any other young person. You will not recognize. But when you see them in action, when you hear them speak, you'll be shaking. They shook the whole country by their speeches, by their dedication, their commitment. They said, you can kill us anytime you want, but we are not giving up. And he is known as to be the brain behind the whole revolution. So he denies it repeatedly. He said, not me, many others. But that's how he is recognized, that he's the brain behind the whole thing. It's amazing, meticulously designed thing. It's not just suddenly came, it's not like that. Very well designed. Even the leadership pattern, people don't know who the leaders. So you can't catch one and say, okay, it's over. सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, समय आपने दिया। बांग्लादेश के मुद्दे पर मुझे आपसे बात करनी थी। बांग्लादेश को आप बहुत डीपली समझते हैं। लगातार कई बार मेरी और आपकी बातचीत हो चुकी है, और जब बात होती थी तो एक व्हाइट मैन का जिक्र आता था, और मैं अक्सर आपसे पूछता था सर कि वो व्हाइट मैन कौन है। आप तस्वीर को क्लियर नहीं करते थे, लेकिन एक तरफ आपका भी इशारा हुआ करता था। लेकिन अब जो जानकारियां सामने आई हैं, जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस वो चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है सर। पहला पॉइंट मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि बांग्लादेश की आवाम ने उनको चुना नहीं है एज ए प्रधानमंत्री। वो मुख्य सलाहकार हैं, लेकिन उसके बाद वो अमेरिका जाते हैं, और जिस प्रकार से जो बाइडेन उन्हें गले लगाते हैं, और उसके बाद बिल क्लिंटन से उनकी मुलाकात होती है, बराक ओबामा से उनकी मुलाकात होती है, और सबके गले लगते हैं, वो सबसे अच्छी से बातचीत करते हैं। तो क्या वो जो एक व्हाइट मैन का जिक्र था, क्या अब तस्वीर क्लियर हो चुकी है, या अभी डाउट बाकी है कि वो व्हाइट मैन कौन है? एक सवाल ये जानना, इसका जवाब चाहूंगा सर। और दूसरा एक और बड़ा अहम सवाल होगा कि कल खुद मोहम्मद यूनुस ने ये कबूल कर लिया कि जो ये छात्र आंदोलन था वो एक आंदोलन नहीं था, वो एक साजिश थी, वेल प्लान था, और उसे छात्रों ने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। सर इसको समझना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले व्हाइट मैन से शुरू करूंगा कि क्या अब क्लियर हो चुकी है तस्वीर कि वो व्हाइट मैन कौन है? राजेश, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि पर जाऊंगा 1 मिनट के लिए। देखिए, हम में से जो भी मिलिट्री स्ट्रेटेजी से डील करते रहे हैं या इंटरनेशनल अफेयर्स में यानी राजनीति से डील करते रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति से, जी। कोई भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होता है, उसको मालूम रहता है कि दुनिया में हजारों साल से, सैकड़ों साल से, और पिछले 100 साल से तो हम देख ही रहे हैं कि जो महाशक्तियां होती हैं, चाहे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट हो, चाहे वो मंगोल और हुन अंपायर हो, जी। महाशक्तियां हमेशा अपना जो जान पहचान, दाएं बाएं ऊपर नीचे का जो विश्व होता है, उसको अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश करती हैं। ठीक है। अंग्रेजों ने किया, एक समय में आधी दुनिया पर उनका राज था। फ्रांस ने किया, फ्रांस ने ज्यादातर अफ्रीका में किया। जी। जर्मनी ने किया। फिर एक समय ऐसा आ गया कि अमेरिका ने कोशिश की। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नेटो अलायंस करके दुनिया के काफी देशों को अपने इन्फ्लुएंस में लाया। आज भी अगर देखें तो अमेरिका जो है वो, आप फिलीपींस से शुरू हो जाएं, फिलीपींस और ताइवान और ऑस्ट्रेलिया से चालू हो जाएं, और भारत के पड़ोस में आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान को भी उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। अमेरिका, अरब देश जो हैं, पश्चिम एशिया में ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं, उन पर हावी होने की कोशिश। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि सीरिया में, इराक में, सऊदी में उसी का बोलबाला रहे। और तो और मैं रूस का भी नाम लेता हूँ। रूस भी एक जमाने में पावरफुल था, अभी भी पावरफुल है। रूस ने भी अपना वार्सा पैक्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया के थ्रू दुनिया भर में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। शुरुआती दिनों में रूस ने कोरिया में, चीन में, वियतनाम में, वार्सा पैक्ट कंट्री यानी ईस्टर्न यूरोप में, लीबिया है, इराक में गद्दाफी हैं, इजिप्ट में तो लगातार 50, 60, 70, 80 के दशक में रूस का ही बोलबाला था। इसी तरह से अगर आप अमेरिका की तरफ चले जाएं, शे गुवारा मूवमेंट के थ्रू,
या आप अगर देख लें तो दुनिया में सब जगह पर रूस ने भी कोशिश की अपना प्रभुत्व बढ़ाने की। आज भी रूस अफ्रीका के अलग अलग देशों में घुसा हुआ है। ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं कि अगर कोई सोच रहा था कि चीन बांग्लादेश को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, वो गलत था। ओके। अगर कोई सोच रहा है कि अमेरिका शायद बांग्लादेश को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा था या नहीं करेगा, तो वो भी गलत है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सब होता है। ठीक है सर। अब सिर्फ बात यह कि क्या भारत इसके लिए पहले से तैयार था? सरप्राइज। भारत, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे जो विदेश मंत्रालय थे, वो बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट हुए ना, उसको फोरकास्ट करने में, उसको समझने में, उसको एंटिसिपेट करने में और उसकी भविष्यवाणी करने में पूरी तरह से विफल हो गया। ये असली चीज है। ओके। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, जी, जी, जी। मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बात कर रहा हूं। जी। एग्री सर, क्योंकि ऐसा कुछ अफगानिस्तान में भी हुआ था जब वहां पे भी मुझे लगता है कि हम ये आंकलन करने में गड़बड़ा गए थे कि तालिबान इतनी जल्दी अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा। कारगिल में भी हमसे ऐसा हो चुका है, गलवान में भी हमसे ऐसी चीजें हो चुकी हैं। लेकिन इस पॉइंट को मैं साइड में हटकर दूसरे अहम मुद्दों पर आपसे बात करना चाहूंगा जो बांग्लादेश से जुड़े हैं। अमेरिका का इतना इंटरेस्ट बांग्लादेश में क्यों था कि शेख हसीना को हटाना है, मोहम्मद यूनुस या किसी खालिदा जिया को, किसी को यहाँ पर लाना है? उस वक्त जिस वक्त अमेरिका को भी पता है कि भारत के पड़ोस में बहुत ज्यादा हलचल है और बांग्लादेश का भारत के साथ मजबूत तौर पर खड़े रहना बहुत जरूरी है, उस वक्त इस तख्ता पलट की क्या जरूरत पड़ी सर? अमेरिका क्या इंटरेस्ट है अमेरिका का यहाँ पर सर? हाँ राजेश, अमेरिका के दो तीन इंटरेस्ट हैं बांग्लादेश में। जैसे जग जाहिर है, अमेरिका कोशिश कर रहा है कि भारत रूस से थोड़ा दूर हो जाए और जी। अमेरिका का दोस्त बन जाए। उसी तरह से अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश जो है वो चीन से थोड़ा दूर हो जाए और अमेरिका का दोस्त बन जाए। ओके। बांग्लादेश में अगर आप देखें, वहां चीन की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ही जी। डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस है। उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो फाइनेंस है, उनके जो बैंकिंग सेक्टर है, चीन पर बहुत निर्भर है बांग्लादेश का। इसी तरह से बांग्लादेश की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स 100% जी। चीन के इक्विपमेंट से लैस है। उनके चाहे आर्मी के टैंक, तोप हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, चाहे उनकी एयरफोर्स के फाइटर हो, हेलीकॉप्टर हो, ट्रांसपोर्ट विमान हो, चाहे उनकी नेवी के शिप्स हो, सबमरीन हो, सब चीन, मेड इन चीन है। ओके। तो अमेरिका चाहता है कि चीन से थोड़ा दूर बांग्लादेश आ जाए और अमेरिका का दोस्त बन जाए। ठीक है। अब ये शायद शेख हसीना तो पिछले 15 साल से पावर में थी, उसके पहले भी पावर में थी, वो शायद होने नहीं दे रही थी। जी। शेख हसीना बहुत कोशिश कर रही थी कि बांग्लादेश भारत और चीन के बीच में रहे और जी। बांग्लादेश भारत और चीन से बराबर बराबर सहायता लेता रहे। ये बहुत जरूरी है। ओके। शेख हसीना ने 15 साल से ये कोशिश की कि वो चीन की भी मदद लेगी और भारत से भी उतनी ही मात्रा में मदद लेंगी। और जी। भारत ने पिछले 15 साल, 10 साल, 5 साल से शेख हसीना बांग्लादेश को भरपूर सहायता की। अब अमेरिका क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश चीन से दूर आ जाए और ओके। अमेरिका की गोद में बैठ जाए। इसमें फर्क है। अमेरिका का दोस्त बनना और अमेरिका की गोद में बैठ जाना, इसमें फर्क है। अब अमेरिका क्यों चाहता है कि बांग्लादेश अमेरिका की गोद में बैठ जाए? क्योंकि अमेरिका का ना हिंद महासागर में और बे ऑफ बंगाल में एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। जी। अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश में थोड़ा उसका इन्फ्लुएंस रहे। ओपन सोर्स बताते हैं, सब बताते हैं कि डोनाल्ड लू वहां घूमते रहते थे। ये तो एक ही नाम आया है ना सामने मीडिया में, जी। जी। बहुत अमेरिका। नहीं, डोनाल्ड लू का नाम इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान में जब तख्ता पलट हुआ तब डोनाल्ड लू का नाम आया। जब बांग्लादेश में हुआ तब डोनाल्ड लू का आया। और ये खुलकर कहा जाता है कि कहीं भी तख्ता पलट कराना होता है अमेरिका को तो वहां पर डोनाल्ड लू के जो दौरे हैं वो बढ़ जाते हैं। और मुझे लगता है कि भारत को भी सचेत होना होगा क्योंकि हाल फिलहाल में भारत के दौरे पर भी डोनाल्ड लू कुछ ज्यादा आने लगे हैं सब। हाँ, अच्छी बात यह है कि भारत जो है डोनाल्ड लू के विजिट्स को वेलकम करता है। जी।
हम उनको वीजा देते हैं, भारत में वेलकम भी करते हैं। अच्छी बात ये भी है कि वो भारत में जब आते हैं तो वो कहाँ-कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं और शायद किस तरह की गुदगुदी करते हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी सूंघती रहती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ राजेश, हमें इतना कच्चा खिलाड़ी भी नहीं होना चाहिए। जी। हम तो ऐसा ना हो कि हम पीछा कर रहे हैं, चाहे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, मैं नाम नहीं लूँगा, 4-5 हैं। ऐसा ना हो कि हम डोनाल्ड को सूंघ रहे हैं और वो सिर्फ एक फ्रंट है और दूसरे 10-12, 7-8 दूसरे लोग हैं जो कि भारत में आ गए और भारत अपने काम में में लगे हुए हैं। अपना काम करके, कांड करके, गुदगुदी करके चले गए और हम डोनाल्ड के पीछे ही फटफटिया लेके घूमते रहे। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर के जी। हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं सरकारी तौर पे बात कर रहा हूँ, ना पार्टी ये पार्टी ना उस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। ओके। एक और चीज़ है राजेश, भारत बहुत ही महान ताकतवर देश है। देखिए हम तो भारत में तो अब 10 साल से बहुत ही मजबूत हो गए हैं पिछले 10 साल में। लेकिन उसके पहले भी राजेश 70 साल जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत बहुत कमज़ोर देश था। जी। हमें दुनिया के दूसरों से देशों से हर रोज़ 1-1 किलो बोरी आटा लाना पड़ता था पीएल 480 के थे। तब भी अमेरिका हमें नहीं हिला पाया। तो अब क्या हिला पाएगा? लेकिन 2-3 पॉइंट और मेरे जिनका जवाब मैं चाहूँगा। जिस प्रकार से जो बाइडेन के गले मोहम्मद यूनुस पड़े या कहें गले लगे, अब वो आप डिफाइन करेंगे कि वो गले पड़े हैं कि गले लगे हैं या उन्हें लगाया गया है। उसे आप कैसे देखेंगे? और जो मोहम्मद यूनुस ने कबूल किया कि ये छात्र आंदोलन था, वो एक प्लानिंग के तहत था और उसे अमली जामा बहुत अच्छे से पहनाया गया। अमेरिका में उनका कबूलनामा, बिल क्लिंटन से उनका मिलना, जो बाइडेन से उनका मिलना, बराक ओबामा से उनकी नजदीकी, क्या पिक्चर साफ है कि जो सीआईए पूरी प्लानिंग कर रहा था? उस लिहाज से सर कैसे देखेंगे आप? गले पड़े या गले लगे सर? मैं जरा हल्के में बोल देता हूँ, ये तो उनको चाहिए कि वो मोदी जी को थैंक यू बोलें क्योंकि गले लगने की परंपरा जी। मोदी जी ने ही आज से दशक पहले शुरू कर दी थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब दुनिया का कोई भी नेता मोदी जी की तरह से गले मिलता है या भारत की तरह से नमस्कार करता है। ये दिखाता है कि भारत की संस्कृति अब फैल रही है। सर देखिए, मोदी लेकिन जी गले लगते हैं, गले पड़ते नहीं है। यहाँ मुझे गले पड़ने वाला काम नजर आ रहा है। हाँ, देखिए यूनिस साहब जो हैं पॉलिटिशियन नहीं हैं, जी। थोड़ा सोच समझ के होता है ना कि भांप-भांप के, तोल-तोल के शब्द या वाक्य को बोलना उनको आता नहीं है। जी। अब उन्होंने जो बोल दिया है क्योंकि वो फिलॉसफर हैं, दार्शनिक हैं, एकेडमिशियंस हैं, एनजीओ चलाते हैं। देखिए वो जो कहते हैं ना मतलब आप पक्का कहना चाहते हैं कि मोहम्मद यूनिस एक मोहरा हैं, जो पूरी प्लानिंग हुई थी, वो सीआईए की तरफ से हुई थी। मोहम्मद यूनिस को मोहरा बनाया गया और जो छात्र हैं जिन्होंने पूरा आंदोलन चलाया, वो भी एक मोहरा थे। फंडिंग, क्या कुछ होना है, वो सब सीआईए कर रहा था। सर जहाँ तक इंटेलिजेंस सूत्र की बात है, भारत सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है ये सूंघने की कि क्या अमेरिका का डायरेक्ट हैंड था। मेरे ख्याल से अजीत डोभाल भी अभी तक अपना सर खुजा रहे हैं क्योंकि उनके पास भी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। जितना भी हम पढ़ रहे हैं, ओपन मीडिया में जी। पढ़ रहे हैं, वो सब इंगित कर रहे हैं कि शायद अमेरिका का हाथ था। देखिए ओके। टूल किट होता है। अगर मुझे समझिए, मुझे जिम्मेवार बनाया जाता है कि आप जाकर श्रीलंका में या पाकिस्तान में या नेपाल में पिंक रिवॉल्यूशन कर दो। ओके। एक शब्द है। पिंक रिवॉल्यूशन का टूल किट बड़ा क्लियर है कि आप वहां पे आइडेंटिफाई करो कि कौन लोग हैं जो अनहैप्पी हैं, कौन लोग हैं जो दुखी है, कौन लोग जो गरीब है, कौन छात्र आंदोलन ऐसे कर रहे हैं जिनको कि अपनी एस्पिरेशंस, यानी जी। छात्र लीडर कौन है जिनको अपनी भावनाओं का सम्मान नहीं मिल रहा, और यहां से आप शुरू हो जाइए। ओके। इसके बाद जब मामला सुगबुगाने लगे, पिंक रिवॉल्यूशन मॉडल में बता रहा जी। हूं,
चाहे वो अमेरिका किसी भी देश में करे या भारत अगर करने की कोशिश करे, इसके बाद जैसे ही सुगबुगाहट चालू हो जाए, तो आप वहां पे जो अराजक तत्व होते हैं, चोर, डाकू, लुटेरे, स्मगलर्स, विरोधी पार्टी, बम फेंकने वाले, उनको धार्मिक कंडेम कर दो। तौर से उन्माद लोग, एक्सट्रीम राइट विंगर्स, जी धार्मिक पागल, इनको भी ज्वाइन करने के लिए बोल दीजिए। इनके हाथ में आप डंडा से लेके, चक्कू से लेके, गंडासा से लेके, तलवार कुछ भी दे दीजिए, भाला दे जी दीजिए, हो सके तो बंदूक दे दीजिए, हाथगोले दे दीजिए। ये जो लास्ट कैटेगरी है ना, धार्मिक उन्माद वाले, ये बड़ी आसानी से इन चीजों का, वेपन्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। और पिंक वो रेवोल्यूशन, और ये टूल किट दुनिया के सारे देशों में है। भारत भी इस्तेमाल करेगा जब हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक सर, और वो हुआ है क्योंकि मैं जर्नलिज्म का छात्र भी रहा हूँ, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन भी किया है, तो वहां पे एक चीज मेरे जो टीचर थी उन्होंने मुझे समझाई थी कि एक तस्वीर जो है वो 1000 शब्दों के बराबर है। हम 1000 शब्दों में उतना बयां नहीं कर सकते जितना बयां मोहम्मद यूनिस और जो बाइडन की जफ्फी जो है, जिसे कहें हक जो है, वो बयां कर रहा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अब कोई संकोच बचा है, सस्पेंस बचा है कि क्या कुछ हुआ। बस एक आखिरी सवाल, और क्योंकि लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया है, छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे कि क्या अब सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को मिलने जा रहा है सर? और क्या एक क्रिश्चियन कंट्री जिसकी बात हो रही थी कि एक ईसाई स्टेट, क्रिश्चियन स्टेट, बांग्लादेश, मिजोरम, म्यांमार, मणिपुर में बसाने की तैयारी है? क्या अगला स्टेप उसका होगा बांग्लादेश को, सरकार को ढाने के बाद, सीआईए का? मैं सबसे अहम और सबसे कठिन सवाल पूछ रहा हूं सर आपसे। जहां तक सेंट किट्स की बात है, देखिए वहां पर ऑलरेडी प्रदर्शन हो रहे हैं। जो लोकल लोग हैं, वहां के मछुआरे हैं, जी उन्होंने पहले ही प्रदर्शन करके बांग्लादेश की ढाका सरकार को ये इंगित करा दिया है कि वह आइलैंड में वही रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके बाप दादाओं की पुश्तैनी जमीन है, वो वहां से हिलना नहीं चाहते। उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो वहां का किसी भी दूसरे देश आके वहां पे मिलिट्री बेस बनाए, वो नहीं चाहते। और ओके तो और वहां पे वो नॉर्मल जो टूरिज्म है, जी जी उसको भी बढ़ावा नहीं देना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं हम नहीं चाहते कि दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर आए जी और बिकिनी पहनकर सी बीचेस में घूमें। तो वहां पे मिलिट्री बेस बनने में काफी सारी अड़चनें हैं। ठीक है। जहां तक आपने क्रिश्चियन बताया स्टेट। क्रिश्चियन देश, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। लेकिन देखिए, मैं आपको बताता हूं, क्रिश्चियन देश बनेगा, भारत नजरे रखा हुआ है। क्या उस ट्रायंगल में क्रिश्चियन देश बनेगा? बांग्लादेश, और बांग्लादेश की जो अब से थोड़ा धार्मिक रूप से, मैं धर्म का नाम नहीं लूंगा, जी प्रभावित देश का जो क्षेत्र है, बांग्लादेश ने भी वहां पे कोई क्रिश्चियन मूवमेंट को नहीं पनपने देना है। जहां तक म्यांमार की बात है, म्यांमार की कोई भी सरकार हो, अभी तो फिलहाल जुंता है, जी ये तो वहां जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको ही नहीं पनपने दे रहे। तो जुंता ने वहां पर क्रिश्चियन देश की बीज को भी नहीं, पनपना क्या, बीज को रोपित भी नहीं करने देना। जहां लेकिन तक कुकी भारत लैंड की की बात मांग उठ है, रही है सर। सर भारत देखिए, बहुत बड़ा सच्चाई देश ये है देवनाथ सर, कुकी लैंड की मांग उठ रही है। म्यांमार, बांग्लादेश और मिजोरम, मणिपुर को मिलाकर कुकी लैंड की मांग उठ रही है, और कुकी में मैक्सिमम क्रिश्चियंस हैं। और मैं वहां पे पॉइंट को जोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने जैसा कहा कि बांग्लादेश के किले को ढाने के बाद अब नजरें सीआईए की क्या इस तरफ होंगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। भारत की भी नजरें बनी हुई हैं, बांग्लादेश, उम्मीद करते हैं हम कि मोहम्मद यूनिस रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेंगे, और जो चुनकर आएगा वो इन चीजों को समझेगा कि कितना खतरनाक ऐसा हो सकता है। लेकिन आप आए, इसके लिए शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतनी डिटेल से आपने तमाम पहलुओं पर बात की। कम से कम इतना साफ है कि आज की चर्चा में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको पता लग गया होगा कि व्हाइट मैन कौन है। चलिए, थैंक यू सर, जय हिंद, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।